और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। ग्रामीण परिवेश की जो श्रृंखला चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए यह मेरी अगली वीडियो है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अभी ये लग रहा होगा कि ग्रामीण परिवेश का सिलेबस ही कितना है, मात्र 3-4 दिन में हम रट्टा मारेंगे और एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, ग्रामीण परिवेश पूरे लेखपाल भर्ती परीक्षा का 1/4 हिस्सा कवर करने वाला है। यानी कि 100 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सिर्फ किससे आने वाले हैं? ग्रामीण परिवेश से। तो हलवा नहीं है ग्रामीण परिवेश कि 2, 3 या 4 दिन में आप आसानी से इसे कवर कर लेंगे। और मैं ऐसे बच्चों को साफ कहूँगा कि वो मेरी वीडियो से दूर रहें जो सिर्फ वीडियो पे मेरा चेहरा देखने आते हैं। चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट्स को देखिए और साथ ही साथ आप जितनी भी चीज़ें पूरे वीडियो में बताई जा रही हैं उन सभी को नोट करते हुए चलिए। बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे कोई शौक़ नहीं है इन सब वीडियो को बनाने का, लेकिन मैं आपके लिए उतरा हूं क्योंकि आपकी जैसी क्लासेस चल रही हैं, मेरे ख्याल से संभवतः ही आपका कोर्स वहां पे पूरा हो पाए। लेकिन आपके कोर्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपने ही तरीके से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ग्रामीण परिवेश के सिलेबस में, उसमें आपने पढ़ लिया है ग्राम समाज या गांव किसे कहते हैं, इन सभी बातों को आपने जान लिया है। यानी कि एक गांव क्या होता है, किससे मिलकर एक गांव का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ आपने पढ़ा कि गांव का प्रथम उल्लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद से हमें सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख मिला है, जिसमें ऋग्वेद में गांव शब्द का प्रयोग कुल 13 बार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है बेटा, वो चलेगा ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास में ही एक हिडन फैक्टर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण विकास में ही निहित है आपका लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण। ये दोनों टॉपिक एक साथ चलने वाले हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज के लिए जब भी आप ग्रामीण विकास का नाम लेंगे तो उसके अंतर्निहित ही शब्द मिलेगा आपको लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है, पता है? चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी एक शक्तियों को अलग अलग शक्तियों में बांट देना। यानी कि मान लीजिए कोई शक्ति केंद्र में निहित है, तो केंद्र इन शक्तियों का बंटवारा संबंधित राज्यों को करके उन राज्यों का एक बेहतर विकास या कायाकल्प कर सकती है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा। और जब कभी भी शक्तियों का बंटवारा होगा तो जमीनी स्तर पर सुधार आपको देखने के लिए प्राप्त होंगे। तो आज आप पहली टॉपिक डालेंगे इस वीडियो में ग्रामीण विकास, और जानेंगे कि आखिर ग्रामीण विकास किसे कहते हैं। मैंने इसके संदर्भ में पहले भी वीडियोस ली हैं, लेकिन आज हम सिर्फ स्पेशली किसको पढ़ने वाले हैं? ग्रामीण विकास और उसके अंतर्निहित लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण को। अब ग्रामीण विकास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं भारत का जो आत्मा है, यानी कि भारत का जो हृदय है, वो कहाँ पर निवास करता है? आप सभी जानते हैं कि भारत का हृदय हमारे गांवों में निवास करता है, क्योंकि भारत की लगभग 70% जो आबादी है वो निवास ही कहाँ करती है? गांवों में। जब भारत की 70% आबादी गांवों में निवास करती है तो हमें गांवों का उचित विकास भी करना होगा। उचित विकास का मतलब कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना होगा। क्योंकि अगर भारत का हृदय ही थम गया तो भारत विकसित कैसे होगा, भारत का विकास कैसे होगा? क्योंकि भारत का हृदय, यहाँ पर जो उपस्थित गांव हैं वही भारत के हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर हृदय यानी धड़कन ही रुक जाए तो भारत ग्रो कैसे करेगा, विकसित कैसे करेगा भारत? तो भारत को सदैव शाश्वत काल तक जीवंत बनाए रखने के लिए हमें करना क्या है? गाँव का विकास। क्योंकि अगर गाँव का विकास रुक गया तो इसका मतलब होगा भारत का हृदय जो है वह धड़कना छोड़ देगा, भारत का हृदय पंप करना छोड़ देगा। तो हमें गाँव का विकास करना है ताकि हम भारत को दीर्घकाल तक इस विश्व में एक अलग मुकाम प्रदान कर सकें और इसे विश्व में सबसे ऊपरी स्थान दिला सकें।
अभी हाल ही की रिपोर्टों में आपने देखा कि भारत का स्तर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गिरता गया, विकासशील देश का तमगा भी भारत से ले लिया गया, और इसके साथ ही साथ जो आपने परिवर्तन देखा भुखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं भारत अपने विकास से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दबता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है कि हम गांव के विकास पर उचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान समय में महंगाई दर 14.7% से आगे हो चुकी है और भारत में बेरोजगारी की दर जो अप्रैल माह में 14.3% के करीब में था वह बढ़कर हो गया है 14.6%। यानी कि लगातार भारत में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जनसामान्य और गांव दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। अगर गांव के लोग प्रभावित हुए, भारत का गांव प्रभावित हुआ, तो भारत का विकास अपने आप ही थम जाएगा। तो ग्रामीण विकास के माध्यम से हम देश के विकास को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसी टॉपिकों को हम क्लियर करने वाले हैं अपने ग्रामीण विकास के टॉपिक पे। अगर ग्रामीण विकास की सिर्फ बात की जाए बेटा, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत की 70% आबादी कहाँ निवास करेगी? गाँव में। तो गाँव का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। यानी कि गाँव का विकास किस संदर्भ में आप कहेंगे? गाँव के विकास का अर्थ है गाँव का बेहतर विकास, गाँव का बेहतर विकास और सामाजिक कायाकल्प करना ही, सामाजिक कायाकल्प करना ही ग्रामीण विकास है। यानी कि आप ग्रामीण विकास किसे कह सकते हैं बेटा? ग्रामीण विकास आप तब कहेंगे जब आप गांव का बेहतर विकास करेंगे और साथ ही साथ गांव का सामाजिक कायाकल्प भी करेंगे। अब सामाजिक कायाकल्प की बात की गई है, यहां पर ध्यान से देखिए। मैंने बताया है आपको कि गांव का क्या करना है? सामाजिक कायाकल्प। और मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से सामाजिकता को परिभाषित करेंगे। जहां कहीं भी सामाजिक शब्द आ जाए या समाज सुधार की बात की जाए, तो आप समझ लीजिए कि 3 शब्दों पर विशेष महत्व दिया गया है। 3 शब्दों पर कहने वाला लगातार जोर दे रहा है, बल दे रहा है। वो 3 शब्द कौन से हैं? शिक्षा, दूसरा शब्द है स्वास्थ्य, और तीसरा शब्द है रोजगार। यानी कि अगर आप गांव का सामाजिक कायाकल्प करना चाहते हैं, तो आपको गांव में शिक्षा का स्तर उच्च करना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनानी पड़ेंगी और रोजगार के अवसर भी प्रदान करने पड़ेंगे। यानी कि जब भी आपके ग्रामीण विकास की बात की जाएगी, तो आप 3 चीज़ों को मुख्य रूप से केंद्र में रखेंगे कि आपको गांव का बेहतर विकास तो करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ गांव का सामाजिक कायाकल्प करना ही पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण विकास का जो लक्ष्य तय होता है वह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का सामाजिक कायाकल्प से ही तय होता है। जब कभी शहर की सुविधाओं को गांव में प्रदान किया जाए, तो यही मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण विकास लक्ष्यों का। और इसके लिए सबसे पहले कदम किसके द्वारा उठाया गया? वर्ष 2003 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। उन्हीं के निर्देश पे वर्ष 2003 में एक अभियान चलाया गया था, जिसे आप कहते हैं पूरा। पूरा का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। यानी कि शहरी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना ही ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य है। और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। उसके बाद वर्ष 2014-15 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो नीति आयोग के अनुशंसा के आधार पर इस योजना को बदलकर एक नया योजना चलाया गया, जिसे कहते हैं आप रुर्बन योजना, यानी कि रूरल प्लस अर्बन योजना, और यही मिलके बनाते हैं रुर्बन योजना। और इसके लिए मद निर्धारित किया गया कितना? 100 करोड़ रुपए वार्षिक। यानी कि ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में गांव को शहरी सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए मुहैया कराया जाएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिससे गांवों का सामाजिक कायाकल्प हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधारों के अभाव में आज भी ग्रामीणों का सामाजिक कायाकल्प नहीं हो पाया है।
तो आप ग्रामीण परिवेश सिर्फ इसलिए ना पढ़िए कि आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा देनी है, आपको ग्रामीण परिवेश इसलिए भी पढ़ना है कि जब आप लेखपाल बन जाएं तो आपको अपने दायित्वों का भी पता हो कि किस तरह से आप एक गांव का विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेखपाल बनने का कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है दोस्तों, लेखपाल बन के आप गांव का किस तरह से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, यही आपका उद्देश्य होगा ग्रामीण परिवेश पढ़ने का। क्योंकि गांव भारत का हृदय है और भारत की आबादी लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है और गांव की आबादी निर्भर किस पे करती है? कृषि पर। वहां पर स्वास्थ्य दशाएं भी अच्छी नहीं है, रोजगार के भी उतने अच्छे अवसर नहीं है, तो आबादी निर्भर किस पे करती है? आबादी निर्भर करती है कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर, और खेती करके अपना जीवन बिताती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, एक किसान अगर चला गया भारत की भूमि से तो इस एक किसान की भरपाई पूरा भारत मिलकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक किसान वह कड़ी है जो भारत को अन्न प्रदान करता है, अन्नदाता की भूमिका निभाता है। यह एक किसान, इसकी क्षति पूरा भारत मिलकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत का हृदय गांव है और गांव की आबादी अपने जीवन को बचाने के लिए निर्भर है कृषि पर। तो एक किसान का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। लेकिन वर्तमान समय में किसानों को उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे वो अपनी उत्पादकता को और अधिक बढ़ा सकें। फसलों की उत्पादकता के लिए आज भी उनके पास प्राचीन कृषि यंत्र ही है, जबकि हम देख रहे हैं कि विकेंद्रीकरण के बाद कहीं ना कहीं गांव के विकास के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए, लेकिन लाभ पहुंच नहीं पाया गांव तक। आपको लेखपाल बनने के बाद बस यही कार्य करना है कि आप कमियों को ढूंढिए और उसे सुधारने का पूरा यत्न करिए, पूरा प्रयत्न करिए, ताकि ग्रामीण का या गांव का बेहतर विकास सुनिश्चित हो सके। ये आपका दायित्व है, यही आपका कर्तव्य है, जिसके माध्यम से आप ग्रामीण विकास कर सकते हैं। तो ग्रामीण विकास के माध्यम से आपको इतना समझना है कि ग्रामीण विकास कब होगा? जब गांवों का बेहतर विकास होगा और गांव का सामाजिक कायाकल्प होगा, तभी हम गांवों का बेहतर विकास और उसे बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रामीण विकास, आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि ग्रामीण विकास किसे कहते हैं। अब हम ग्रामीण विकास के लक्ष्यों पर एक नज़र डालेंगे बेटा, कि ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो पूरी देखिए, ताकि जितने भी डाउट्स हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित वो सब क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपका परिप्रेक्ष्य भी ग्रामीण ही है और मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं। तो हमें अपने गांव को जानने का पूरा अधिकार है, और सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारा दायित्व है कि हम अपने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि गांव के विकास की जिम्मेदारी आम जनता की है, हमारी है और आपकी है। तो जब आप लेखपाल बन जाइए या जब आप नागरिक बन जाइए, वैसे भी आप नागरिक हो गए, अगर आपने मतदान में प्रतिभाग किया तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, और ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते आपका दायित्व है कि आप ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों को सुचारू ढंग से पालन कराएं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में। अब अगला टॉपिक है आपका लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण। आखिर किसे कहेंगे लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र की बात कब शुरू होगी भारत में? जब भारत आज़ाद हो जाएगा वर्ष 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के 200 वर्ष की गुलामी से मुक्त हुआ, और उसके बाद ही भारत में लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण कदमों में आप जानते हैं संविधान का निर्माण, क्योंकि संविधान का जो निर्माण हुआ है भारत में, वही यहाँ की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन करता है, निर्देशक है और सबको दिशा प्रशस्त करता है। और संविधान के अंगों के रूप में आप सभी जानते हैं कि संविधान का दर्शन जो बताया गया वह इसमें लिखे गए प्रस्तावना के अंतर्गत निहित कर दिया गया। यानी कि संविधान की आत्मा, जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बताया कि भारत के संविधान की आत्मा कौन है? भारत की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, जिसे आप उद्देशिका के रूप में भी जानते हैं। इसे आप भारतीय संविधान का प्रतिबिंब या दर्पण भी कह सकते हैं। कहने में संकोच मत करिए, क्योंकि भारत को एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करने का कार्य ही कौन करता है? भारत का संविधान। और संविधान का दर्शन निहित किसमें है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो देखा होगा दोस्तों आपने, जब भी आप भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ते हैं।
प्रस्तावना में बताया क्या गया? प्रस्तावना में बताया गया कि देश की प्रकृति कैसी होगी। जैसे आप पढ़ते हैं पहली ही लाइन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम देश की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि हम किस प्रकार के देश का निर्माण करने जा रहे हैं। तो प्रकृति की बात की जाए तो भारत के कितनी प्रकृति बताई गई है? तो संविधान में भारत देश की 4 प्रकृति बताई गई है। एक नज़र देख लेते हैं इस पे। सबसे पहले बात किया हमने, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद समाजवादी और अंत में लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक। तो हम भारत की प्रकृति निर्धारित करते हैं कि हमारा जो देश होगा वह प्रभुत्व संपन्न होगा, वह अपने सभी निर्णयों को लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, किसी के अधीन नहीं होगा, किसी के निर्णयों के अधीन नहीं होगा, किसी का गुलाम नहीं होगा। यह जो भी निर्णय लेगा अपने हक के लिए लेगा, अपने लिए लेगा, तभी तो यह प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा। तो हम निर्धारित करते हैं, यानी भारत की जनता यह निर्धारित करती है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां भारत किसी भी प्रकार के धर्म का सहयोग नहीं करेगा, यह सभी के लिए समान व्यवहार करेगा। वह किसी भी पंथ के अनुयायी हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को जी रहे हो, भारत का संविधान इन सभी का खंडन करता है और कहता है कि भारत के लिए सभी समान हैं। भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, अपना कोई भी पंथ नहीं होगा, भारत सभी के लिए है। तीसरी बात हम करते हैं कि भारत समाजवादी राष्ट्र होगा, यानी समाजवाद होता क्या है आज तक परिभाषित नहीं किया गया, ये आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि भारत को आज तक कभी समाजवाद को आज तक कभी परिभाषित ही नहीं किया गया। लेकिन समाजवाद की परिकल्पना जरूर की गई है। हमारे कई महान शख्सियतों ने समाजवाद की एक विस्तृत और अच्छी परिकल्पना प्रस्तुत की और बताया कि समाजवाद किसे कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने समाजवाद के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी ने समाजवाद के बारे में बताया कि समाजवाद वो है जहां समाज में सभी वर्गों का समुचित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, ऐसी ही व्यवस्था होगी समाजवादिता। लेकिन क्या आपको भारत में सभी वर्गों का संपूर्ण विकास दिखाई देता है? आज भी कहीं ना कहीं भारत की शासन, भारत के प्रशासन पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार करती है। लेकिन संविधान हमें यह बताता है कि भारत एक कैसा देश है? भारत एक समाजवादी देश है जो सभी के लिए समान दृष्टिकोण अपनाएगा, सभी को समान महत्व प्रदान करेगा और सभी के विकास के लिए कदम उठाएगा। ऐसा ही देश है हमारा भारत और यही बताता है हमें समाजवादी परिकल्पना। और उसके बाद अंत में बात किया गया कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। लोकतंत्र आखिर क्या होता है? लोकतंत्र हम किसे कह सकते हैं? लोकतंत्र क्या सिर्फ राजा का वंशानुगत शासन खत्म हो जाना ही लोकतंत्र की नींव है? तो ऐसा नहीं होता है बेटा। लोकतंत्र वो है जिसमें जनता अपना प्रत्यक्ष और सहज संपर्क स्थापित कर सके शासन करने वालों के साथ। यानी कि एक देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की जनता शासन या प्रशासन में किस तरह से प्रत्यक्ष और सहज संपर्क स्थापित कर सकती है। अगर सहज और प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित ना हो पाए तो जनता का तो शोषण ही हो जाएगा। और आपने देखा भी है प्राचीन काल से कि जनता का शोषण होता आया है। जब राजा का शासन था और जब पहला गणराज्य बना लिच्छवी, तब भी शोषण हुआ जनता का। तो इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य सिर्फ राजा का वंशानुगत शासन खत्म होना ही नहीं होता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत तब बनेगा जब भारत की जनता का प्रत्यक्ष और सहज संपर्क स्थापित हो पाएगा यहां पर शासन करने वाले लोगों के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत कभी भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रतिपूरक ना हो पाता। लेकिन वर्तमान समय में भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि यहाँ की जनता लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जमीनी स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनके विकास में उनके साथ हो सके, उनका विकास कर सके। और यही प्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री का मनोनयन करते हैं और इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर हमें प्रधानमंत्री मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। इसलिए भारत कैसा देश है? एक लोकतंत्रात्मक देश है, क्योंकि हम यहां पर प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधित्वकर्ता का
चुनाव करते हैं अपने मतों के माध्यम से, और इसीलिए भारत कैसा राज्य है? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। उसके बाद हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात की कि हम अपने लिए कितने प्रकार के न्याय की अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से। तो न्याय की बात की जाए तो भारतीय लोगों को 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय किसे दिए गए हैं? भारतीय नागरिकों को, कि अगर सामाजिकता के क्षेत्र में कोई भी अन्याय होता है जनता के साथ, यानी कि उसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई तकलीफ हो, देखिए आ गया ना सामाजिक, मैं बार बार कह रहा हूं सामाजिक जब भी बात की जाएगी तो 3 चीजों पर विशेष बल दिया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्योंकि सामाजिक कायाकल्प सिर्फ 3 ही स्तरों पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी देश में शिक्षा का स्तर अगर बेहतर है, और शिक्षा का स्तर अगर बेहतर होगा तो इंसान अपने स्वास्थ्य को खुद ही सुधार सकता है, और अगर सुधार हो गया स्वास्थ्य में तो इंसान कोई भी रोजगार करने के लिए सक्षम हो सकता है। तो न्याय कौन कौन से दिए गए? सामाजिक न्याय दिए गए, यानी कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों प्रकार के न्याय के अधिकारी हैं। अगर हमारे लिए उपबंध नहीं किया जाएगा तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19 का प्रयोग करके हम सरकार से अपने लिए आवाज उठा सकते हैं और सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक न्याय की बात की गई। आर्थिक न्याय मतलब अगर आर्थिक रूप से सरकार हमारे लिए विनिर्माण के संदर्भ में कोई कार्य नहीं कर रही है, यानी आर्थिक विनिर्माण को बढ़ावा नहीं दे रही है, तो हम सरकार से लड़कर आर्थिक विनिर्माण को बढ़ावा और प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक, यानी कि अगर हमें अपने मत का प्रयोग करने से रोका जा रहा है, जैसे आपने बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना सुनी होगी, ईवीएम हैकिंग जैसी घटना सुनी होगी, तो अगर कोई आपका मत देने का अधिकार छीनता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जा सकते हैं और अपने अधिकार के लिए उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। इतनी बातें हैं दोस्तों न्याय, प्रकृति। और इसके बाद स्वतंत्रता। अगर हम रह रहे हैं तो हमें स्वतंत्रता भी तो चाहिए। हमने निर्धारित कर दिया कि भारत कैसा देश होगा, हमने ये बताया कि हमारे लिए न्याय कैसे होने चाहिए, तो हमें रहना है तो हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। क्योंकि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी पंथ नहीं है, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान हमें कितनी स्वतंत्रताएं देता है? 5। और इन 5 स्वतंत्रताओं के अलावा मनुष्य को और किसी भी स्वतंत्रता की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ती है। पहली स्वतंत्रता धर्म, या फिर कह लीजिए सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता। फिर जो आपका विचार आया उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपने कोई विचार सोचा और विचार को किसी के सामने रखना हो तो आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, और किसी भी मत को मानने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 5। कौन कौन सी बेटा? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो संविधान हमें कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं। ये सभी चीजें मिलकर भारत को कैसा राज्य बनाती हैं? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती हैं। यही आधारभूत स्तंभ हैं लोकतंत्र के। लेकिन लोकतंत्र किसके ऊपर निर्भर करेगा, यह भी सवाल है। आखिर ग्रामीण विकास करना है तो गांव में फैला लोकतंत्र, इसका आधार स्तंभ क्या होगा? तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है बेटा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाने वाला शासन, यानी कि गांव के द्वारा गांव के ही लोगों को चुना गया और उस चुने हुए लोग ने, यानी कि जो हमारा प्रतिनिधि है जिसे गांव ने चुना, वह गांव के विकास के लिए उत्तरदायी कारक होगा। तो स्थानीय स्वशासन मतलब जो उस स्थान का निवासी है वही उत्तरदायी होगा उस शासन पद्धति के लिए। लेकिन हमारे यहाँ भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए कई संदर्भ हैं और उन्हीं संदर्भों के बारे में हमें बात करना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार के होते हैं।
भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या है, कब शुरू हुआ भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, और वर्तमान समय में स्थानीय स्वशासन कितने भागों में बटा हुआ है, यह सब हमें पढ़ना है किसमें, ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में। तो आपने ग्रामीण विकास देखा, अब आप हेडिंग डालिएगा ग्रामीण विकास का लक्ष्य। अगली हेडिंग पड़ेगी बेटा ग्रामीण विकास का लक्ष्य। मैं जितनी बातें बता रहा हूं अगर थोड़ी तेज मैं बोल जाऊं तो आप अपने फोन से YouTube की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा तेज बोल जाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कितने कम से कम और धीरे से धीरे अपनी बातों को रख सकूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने तो क्लास में मेरा रूप देखा ही है, मैं ऐसे ही बोलता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो सकें, और आपको स्पष्ट होगा, ये मेरा दावा है। आपकी अगली हेडिंग होगी बेटा ग्रामीण विकास का लक्ष्य। तो ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या है बेटा, मैंने पहले ही बताया है। ग्रामीण विकास का एकमात्र लक्ष्य है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी क्या है कि जो सुविधाएं शहर को मिल रही हैं वो सुविधाएं गांव को भी प्राप्त हों। हम उद्योगों को वरीयता देते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमने खेती के विकास के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर की, जिसकी वजह से गांव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सका। तो ग्रामीण विकास का लक्ष्य ही क्या है, गांव का विकास। अभी आपने ग्रामीण विकास पढ़ा, यानी कि ग्रामीण विकास का लक्ष्य है गांव का विकास। और यह विकास कैसे होगा, जब शहरी क्षेत्र की सुविधाएं, जब शहरी क्षेत्र की सुविधाएं गांवों को या ग्रामों को प्राप्त होंगी। यानी कि आपने देखा होगा जो शहर होते हैं उनमें जो मोहल्ले होते हैं उनके बीच में एक अच्छा सा पार्क होता है, जहां पर लोग थके हारे बैठ के अपनी बातों के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं और देश की तरक्की में अपना अभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन गांव में हमारे यहाँ बगिया होती है, बगिया में बूढ़े बुजुर्ग बैठ के अपने ही आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ तक कि देश विदेश की भी बात कर लेते हैं उसी बगिया में। लेकिन वर्तमान समय में गांव में बगिया है ही नहीं। पेड़ों को इतनी तेज गति से काटा गया कि गांव से बाग और बगीचे खत्म होने लगे। तो अब गांव के लोग कहाँ बैठ के विचार विमर्श करें। पहले लोग बैठकर जब विचार विमर्श करते थे तो खेती को भी उन्नत बनाने के लिए कई अनुभव प्रस्तुत करते थे, जिससे लोग बदलाव करके एक बेहतर परिणाम दिखा सकते थे। लेकिन अब बगीचे ही नहीं रहे, बाग ही नहीं रहे, पेड़ पौधे काटे जाने लगे। लेकिन वर्तमान समय में सरकार को करना क्या चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने पार्कों का निर्माण शहरों में कराया, उसी प्रकार से गांव में भी पार्कों की नींव रखी जाए। जिस तरह से शहरों में ओपन जिम खोले गए, आप देखते होंगे रास्ते पे चलते हुए शहरों में कि शहर के मोहल्ले के किसी कॉर्नर पर ओपन जिम होता है, जहां पर लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, शाम को भी करते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। लेकिन गांव में ऐसा है क्या? गांव में नहीं है। जब गांव में सुविधाएं ही नहीं देंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? तो गांव के विकास के लिए जरूरी है कि जो सुविधाएं आप शहरी क्षेत्रों को मुहैया करा रहे हैं वही सुविधाएं गांव के क्षेत्रों को भी मुहैया कराएं। और इसी दिशा में मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए सबसे पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया? प्रथम कदम उठाया गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ये सब नोट कर लीजिएगा बेटा। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम जी ने ये कदम उठाया गांव के विकास के लिए, और उन्होंने एक योजना चलवाई वर्ष 2003 में, जिसे आप जानते हैं पूरा के नाम से, जिसे वर्ष 2014-15 में बदल कर दिया गया रुर्बन योजना। ठीक है, तो पूरा का पूर्ण रूप लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामों में। तो ये होता है प्रोविजंस ऑफ अर्बन
एमिनिटाइटीज टू रूरल एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्र की सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना। इसके लिए सबसे पहला कदम ही उठाया गया किसके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। लेकिन इसका संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पूरा अभियान का संचालन किया गया। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कैसे हुई? तो बेटा, स्वतंत्रता के बाद भारत में दो संस्थाएं चल रही थी। एक का नाम था ग्रामीण विकास विभाग, जिसकी स्थापना 1974 में की गई, और दूसरा था भूमि संसाधन विभाग। तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर वर्ष 1983 में, याद रखिए वर्ष, डेट लिख लीजिए बेटा, 23 जनवरी 1982, 83 मत लिखिएगा, 82। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना 23 जनवरी 1982 को दो विभागों को मिलाकर किया गया। पहला विभाग था ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा विभाग था भूमि संसाधन विभाग। इन दोनों विभागों को मर्ज करके 23 जनवरी 1982 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का नींव रखा गया, और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही अभियान पूरा चलाया गया। कब? वर्ष 2003 में। किसके सानिध्य में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सानिध्य में। और इसे वर्ष 2014-15 में नीति आयोग के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया, और इस योजना का नाम कर दिया गया क्या? रुर्बन योजना। और रुर्बन योजना के साथ ही मद निर्धारित कर दिया गया 100 करोड़ रुपए, यानी 100 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च होंगे गांव के विकास के लिए। लेकिन क्या आपको वो विकास अभी तक दिख पाया? नहीं दिख पाया। तो आप जब लेखपाल बन जाइए, तब इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दौड़िए, मेहनत करिए, क्योंकि गांव का विकास करना सिर्फ गांव के प्रधान का ही दायित्व नहीं है, ये आपका भी दायित्व है, क्योंकि आप भी गांव के निवासी हैं। तो बेटा, आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें रहेंगी। अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे, तब हम शुरू करेंगे अपना पंचायती राज व्यवस्था के क्रम में सबसे पहला कदम बढ़ाएंगे स्थानीय स्वशासन के प्रारूपों के लिए। और इसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगे बेटा, ये मान के चलिए अभी तक जो आपने पढ़ा है मुझसे, उसमें आपने ग्रामीण परिवेश के 20% टॉपिकों को कवर कर लिया है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न कैसे बनेंगे, इसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, मैंने पहले ही बोला है, तो परेशान मत होइएगा इसके लिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपने 20% हिस्से को ग्रामीण परिवेश में कंप्लीट कर लिया है, और आने वाले 15 दिनों में मैं आपको 65 से 70% हिस्सा कवर करवा के ही मानूंगा, और अगले 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में ये मान के चलिए 100% कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्थानीय स्वशासन के प्रमाणों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भूमि सुधार व्यवस्था, कि किस तरह से भूमि सुधार व्यवस्था भारत में शुरू की गई। ठीक है बेटा, तो वीडियो कैसी लगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताते रहिए कि वीडियो कैसी लगी, नहीं तो कैसे मेरा उत्साह बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।